दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए के अभूतपूर्व सत्ता विस्तार की और उसके पीछे की कारगर राजनीतिक रणनीति की। सरकारों द्वारा अपने 100 दिन का भी जश्न जोर शोर से मनाने के दौर में नरेंद्र मोदी सरकार का 13वें साल में प्रवेश बड़ी उपलब्धि है। दरअसल लोकसभा में मात्र 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि भी है कि आज न सिर्फ केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ है, बल्कि देश के 22 राज्यों में भी उसकी या उसके नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4.5 दशक में सत्ता का ऐसा सफर किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रेरक हो सकता है और लक्ष्य भी। 140 साल पुराने कांग्रेस के मुकाबले 45 साल की बीजेपी का सफर राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का विषय होना चाहिए। बीजेपी के पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ को भी सीमित सत्ता सफलताएं गैर कांग्रेसी दलों से गठबंधन में ही मिली। केंद्रीय सत्ता से कांग्रेस को बेदखल भी आपातकाल विरोधी माहौल में गैर कांग्रेसी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी ही कर पाई, जिसमें जनसंघ भी शामिल थी। उसके बाद भी केंद्र और राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधनों के कई प्रयोग हुए, पर उसी बीच 1980 में जनता पार्टी के जनसंघ गुट ने बीजेपी के रूप में अवतार लेते हुए अपनी पृथक वैचारिक पहचान की राह पर लौटने का फैसला किया। नए नामकरण से मुश्किलें कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर में 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में भी बीजेपी को चुनाव दर चुनाव अपनी स्वीकार्यता और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के आरोपों के बीच कांग्रेस विरोधी माहौल में हुए 1989 के लोकसभा चुनाव से केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पदारूढ़ होने में वाम मोर्चा बीजेपी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाजपा 86 सीटें जीतने में सफल रही। राष्ट्रीय मोर्चा के मुख्य घटक जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच सत्ता संघर्ष से ही मंडल बनाम कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, जिससे कांग्रेस कमजोर होती गई और बीजेपी मजबूत। कांग्रेस की कमजोरी उसकी संगठनात्मक निष्क्रियता का भी परिणाम रही, जबकि बीजेपी ने कड़ी मेहनत से मंडल को भी कमंडल में समाहित करते हुए अपने जनाधार का विस्तार किया। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में कांग्रेस पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में केंद्र में अल्पमत सरकार बनाने में तो सफल हो गई, लेकिन पहली बार 120 सीटों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई। 1996 में 161 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी पहली बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। पर अटल बिहारी वाजपेयी की उदार छवि के बावजूद जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी के अलावा किसी दल ने एनडीए सरकार को समर्थन नहीं दिया। परिणाम स्वरूप सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही 13वें दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़े दल के विरुद्ध राजनीतिक गोलबंदी से बनी कांग्रेस की कठपुतली जनता दली सरकारों को मतदाताओं ने जनादेश का अपमान माना और 1998 में बीजेपी को 182 सीटों के साथ फिर सबसे बड़ा दल बना दिया। इस बीच बीजेपी ने अन्य दलों के साथ रिश्ते बनाते हुए एनडीए का भी विस्तार किया, पर सहमत के खेल में वह सरकार साल भर ही चल पाई। बहुचर्चित कारगिल प्रकरण के बावजूद 1999 में बीजेपी की सीटें आश्चर्यजनक रूप से न तो बढ़ी न घटी, लेकिन सैनिक इंडिया की आत्ममुक्ता का शिकार होकर समय पूर्व चुनाव कराने से पहले वाजपेयी सरकार स्थिर ही नजर आ रही थी।
वाजपेयी सरीखे विराट राजनेता को राजनीति में नौसिखिया बताई जा रही सोनिया गांधी ने गठबंधन की विसात से 2004 के लोकसभा चुनाव में मात देकर देश और दुनिया को चौंका दिया। खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय सोनिया ने मनमोहन सिंह को चुना, जिनके नेतृत्व में 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1984 के बाद पहली बार 200 सीटों का भी आंकड़ा पार कर गई, जबकि बीजेपी 138 से फिसलते हुए 116 पर आ गई। अतीत की ओर लौटती दिख रही उस बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटों के साथ 4 दशक बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दिलवाने में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने से लेकर मनमोहन सिंह सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन आदि की भूमिकाओं पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने मुश्किल समझे जाने वाले राज्यों में भी अपनी सत्ता का जैसा विस्तार किया है, वह एक अप्रत्याशित प्रयोग भी है। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे की अब भी चर्चा हो ही जाती है, लेकिन बीजेपी के अभूतपूर्व सत्ता विस्तार में विपरीत विचारधाराओं वाले अन्य दलों से आए नेताओं की बड़ी भूमिका है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेसियों की ही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस सांसद और विधायकों या पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की संख्या अक्सर बताते रहते हैं। बेशक बीजेपी ने कांग्रेस, खासकर नेहरू परिवार की छवि को कमजोर कर सकने वाले हर कांग्रेसी के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन खुद को मजबूत बनाने वाले कांग्रेसियों पर विशेष फोकस भी किया। परंपरागत भाजपाई एजेंडा से अप्रभावित रहे पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगर आज बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं, तो उसमें उस रणनीतिक जोड़ तोड़ की बड़ी भूमिका है। बीजेपी की उस दोहरी राजनीतिक रणनीति के सबसे बड़े उदाहरण हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिन्होंने असम गण परिषद से राजनीति शुरू की और फिर कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे। गोगोई परिवार से प्रेम के चलते राहुल गांधी द्वारा भाव न दिए जाने पर हेमंता ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी। लगभग पूरे पूर्वोत्तर में भाजपाई सत्ता का विस्तार करवाने के बाद उन्हें 2021 में असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने 126 में से मात्र 89 सीटों पर लड़कर 82 सीटों के साथ अकेले दम बहुमत हासिल करने का करिश्मा कर दिखाया। दरअसल अपने लिए अनुकूल अन्य दलों के ऐसे संभावनाशील नेताओं की फहरिस्त लंबी है, जिन पर दांव लगाकर बीजेपी 3/4 भारत के सत्ता सिंहासन तक पहुंची है। कमल थामकर सत्ता सिंहासन तक पहुंचने वाले गैर भाजपाई मूल के सबसे नए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि भी आरजेडी और जेडीयू की है। जातीय हिंसा के चलते मणिपुर का मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले एन बीरेन सिंह, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी इसी भाजपाई रणनीति के उदाहरण है। बेशक बीजेपी दावा करती है कि वह विचारधारा से विचलित नहीं हुई, बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने उसकी विचारधारा को अपनाया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।